नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। वडोदरा के कारेली बाग में नशे में धुत कार चालक ने किया एक्सीडेंट। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। पाक और चीन के खतरे को देखते हुए वायुसेना ने उठाया बड़ा कदम। श्रीनगर में तैनात कर दी घातक लड़ाकू विमानों की पलटन। मध्य प्रदेश में लाडली बहन के बाद अब किसानों को मिलेंगे साल के 12,000 रुपए। सीएम शिवराज सिंह का फैसला। हिमाचल प्रदेश से आया दिल दहलाने वाला वीडियो। भूस्खलन की चपेट में आई सवारी से भरी बस। सांसदीय बहाल होने के बाद पहली बार वायनाड दौरे पे राहुल गांधी। 2 दिन रहेंगे अपने सांसदीय क्षेत्र में। फिर बरसेगी आसमान से आफत। कई राज्यों में 15 अगस्त तक भारी बरसात का अलर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने छिड़ी ईदगाह के खिलाफ लड़ाई। अपनी जमीन पाने के लिए पहली बार दाखिल की याचिका। FCA फॉर्मूला मोदी वर्सेस मनमोहन के कामों की तुलना। बीजेपी ने संसद में बिछा दी 2024 की चुनावी बिसात। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। वडोदरा के कारेली बाग वाटर टैंक रोड पर एक नशे में धुत कार चालक ने दुर्घटना को अंजाम दिया। पूर्व परत जा रहे कार चालक ने कार डिवाइडर पर चढ़ाकर पेड़ को टक्कर मार दी। वडोदरा के कारेली बाग वाटर टैंक रोड पर एक नशे में धुत कार चालक ने एक्सीडेंट कर दिया। पूर्वपथ जा रहे कार चालक ने कार डिवाइडर पर चढ़ाकर पेड़ को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी के घायल होने या जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इसके साथ ही अहमदाबाद पासिंग की टैक्सी कार के अंदर पुलिस हाउस ऑन ड्यूटी लिखी प्लेट मिली। कार के आगे और पीछे गुजरात पुलिस का लोगो और भारत सरकार लिखा हुआ देखा गया है। कारेली बाग पुलिस ने दुर्घटना करने वाले कार चालक अकरम सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कार चालक पर नशे की हालात में खतरनाक ड्राइविंग का भी आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान ने और चीनी दोनों मोर्चों से खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमान का एक स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। यह मिग-21 स्क्वाड्रन की जगह लेगा। पाक और चीन के खतरे को देखते हुए वायुसेना ने उठाया है ये बड़ा कदम। भारत दो तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इन दोनों देशों के खतरे को देखते हुए भारत की सेनाओं को साल के 365 दिन बेहद ही सतर्क रहना पड़ता है। भारत को अपने पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से सबसे ज्यादा खतरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होता है। अब देखते हुए भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। वायुसेना ने पाकिस्तानी और चीनी दोनों मोर्चे से खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उन्नत मिग-29 लड़ाकू विमान का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। जानकारी के अनुसार उत्तर के रक्षक के रूप में विख्यात ट्राइडेंटस स्क्वाड्रन ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर मिग-21 स्क्वाड्रन की जगह ले ली है। भारतीय वायुसेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने बताया, श्रीनगर कश्मीर घाटी के केंद्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। अधिक वजन से जोर अनुपात और सीमा के निकट होने के कारण कम प्रतिक्रिया समय वाला विमान रखना रणनीति रूप से बेहतर है और बेहद एवियोनिक्स और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। मिग-29 इन सभी मानदंडों को पूरा करता है, जिसके कारण हम दोनों मोर्चों पर दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार मिग-29 को बहुत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवाओं से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से भी लैस किया गया है और सशस्त्र बलों को दी गई है। आपातकालीन खरीद शक्तियों का उपयोग करते हुए इस घातक हथियारों से भी लैस किया गया है। अधिकारियों ने बताया
लड़ाकू विमान को संघर्ष के समय दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम करने की क्षमता भी प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बाद अब किसानों को भी मिलेंगे साल के 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह ने अब किसानों को खुश करने के लिए एक बड़ा दांव खेला है। सीएम ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले सालाना 4,000 रुपए को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान समाज के तमाम वर्गों को खुश करते दिखाई दे रहे हैं। आधी आबादी यानी महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए के हिसाब से जहां सालाना 12,000 पहले से दी जा रही हैं, तो अब प्रदेश के किसान भाइयों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए के साथ साथ शिवराज सिंह की तरफ से 6,000 मिलेंगे। यानी मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के खजाने से साल भर में कुल रुपया 12,000 मिलेंगे। बता दें कि शिवराज की लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने के हिसाब से साल के 12,000 रुपए मिलते हैं, तो अब किसानों को भी साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत मिलने वाली किसान सम्मान निधि की राशि 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। इस योजना के तहत पहले किसानों को सालाना 4,000 मिलते थे। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कल्याण योजना के तहत भी प्रदेश के किसानों को 6,000 रुपए देंगे। इसका ऐलान एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। आज कैबिनेट के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत जो 4,000 मिलते थे उसे बढ़ाकर अब मुख्यमंत्री ने 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम के साथ अब किसानों को साल के 12,000 मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे 12,000 रुपए लाडली बहनों को मिलते हैं, वैसे ही अब लाडले भाइयों को भी 12,000 मिलेंगे। जो माँ है वह सास है, उसके आगे भी पैसे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में हुई। इनमें से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6,000 रुपए का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किस्तों में कुल 4,000 रुपए का भुगतान किया जाता था। अब वही 2023 और 2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर एवं 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 किस्तों में 6,000 रुपए का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश से आया दिल दहला देने वाला वीडियो। भूस्खलन की चपेट में आई सवारी से भरी बस। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बस भूस्खलन की चपेट में आ गई। परिवहन निगम की ये बस सुंदरनगर से शिमला जा रही थी, तभी लैंडस्लाइड हुआ और बस सड़क से नीचे जा गिरी। हिमाचल प्रदेश से लैंडस्लाइड की लगातार खबरें सामने आ रही है। इसी क्रम में आज एक और खबर आई कि सुंदरनगर के कांगू में यात्रियों से भरी एक बस भूस्खलन की चपेट में आई। लैंडस्लाइड के दौरान यह बस मलबे के साथ नीचे जा गिरी। सड़क से नीचे धंसी बस एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम की ये बस सुंदरनगर से शिमला जा रही थी। सुबह 5:30 बजे सवारियों से सहित भूस्खलन की चपेट में आ गई। सड़क धंसने से यह बस भी मलबे के नीचे जा गिरी। हालांकि राहत की बात यह है कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ी जानहानि हो सकती थी। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में कल सुबह करीब 9 बजे तीसा बैरागढ़ सड़क मार्ग पर तरवाई पुल के पास
दिल दहलाने वाला भी हादसा हुआ था। संसदीय बहाल होने के बाद पहली बार वायनाड दौरे पर राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह कई बैठकों और कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा संसदीय बहाल होने के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे हैं। राहुल गांधी को 2 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। इस दौरान वह कई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यहाँ वह पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी वायनाड से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मोदी सर ने मामले में दोषी साबित होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान की। राहुल गांधी के इस दौरान से पहले केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वीटी सिद्दीकी ने बताया कि राहुल गांधी 12 अगस्त को वायनाड आएंगे। इस दौरान वह जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। इसी हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी होने के बाद राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। वह इस बीच पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला बंगला भी उनके नाम आवंटित कर दिया जाएगा। इससे पहले भी वह इसी बंगले में कई साल से रह रहे थे, लेकिन सदस्यता रद्द होने के बाद अप्रैल महीने में बंगला खाली कर दिया था। तब से वह अपनी मां के साथ 10 जनपद वाले बंगले में रह रहे थे। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी ने दिल्ली को पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटी संदीप दीक्षित के आवास को भी किराए पर लिया था। देश भर के कई राज्यों में 15 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें। देश भर में मानसूनी बारिश का दौरा जारी है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद सक्रिय मानसून की स्थिति फिर से शुरू होने से पहले अगले 1 सप्ताह के दौरान देश के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में रविवार तक हल्की से मध्य छिटपुट और काफी व्यापक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और 15 अगस्त तक उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पे भारी वर्षा होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रविवार और 14 अगस्त को बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी शुक्रवार से रविवार तक और जम्मू से भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 14 अगस्त तक भारी वर्षा का संभावना है। वहीं शनिवार यानी आज के दिन 14 अगस्त से अत्यधिक बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसके विपरीत से उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों में हल्की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है। आईएमडी ने कहा कि पूर्वी भारत में रविवार तक हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी वर्षा की गतिविधि का पूर्वानुमान है। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल में शनिवार और रविवार को, झारखंड में भी शनिवार यानी आज के दिन और रविवार को बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत में 15 अगस्त तक हल्की से मध्य व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। बारिश अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी होने की संभावना है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी शनिवार और 15 अगस्त को बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 6 जिलों में बेहद भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये रेड अलर्ट 10 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगा। इन 6 जिलों में देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत शामिल। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं के लोअर रीजन में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मथुरा में अपनी जमीन वापस पाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह कमेटी के खिलाफ अपनी लड़ाई छिड़ दी है।
इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से पहली बार कोर्ट में याचिका दायर की गई। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में शुक्रवार को पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ईदगाह की जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके लिए ट्रस्ट की ओर से एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर किया गया। इनमें से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को प्रतिवादित बनाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने 1968 के भूमि समझौते को गलत बताया और खारिज करने की मांग की। ट्रस्ट ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को समझौते का अधिकार नहीं था, लेकिन 1968 में सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से भूमि को लेकर समझौता किया था। ये समझौता गलत है। इस समझौते की डिग्री 1973 और 1974 में न्यायालय द्वारा की गई और इसे रद्द कर दिया गया। अब तक जन्मस्थान मामले में 17 वाद दायर हो चुके हैं, लेकिन यह पहला मामला है जिनमें जन्मभूमि ट्रस्ट खुद ही वादी थी। यह वाद ट्रस्टी विनोद कुमार विदल और ओम प्रकाश सिंघल की ओर से किया गया। 1968 में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी से प्रमुख 10 बिंदुओं पर समझौता कर लिया गया था। इससे पूर्व में चले आ रहे सभी वाद समाप्त हो गए थे। कालांतर में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का नाम परिवर्तित कर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान कर दिया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के वकील गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा, 13.37 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पे है, जबकि समझौता संस्थान ने किया था। लिहाजा जब स्थान के भूमि का अधिकार नहीं था तो उसके द्वारा किया गया समझौता अपने आप अवैध हो जाता है। ऐसे में उसे रद्द किया जाना चाहिए और जमीन वापस श्री कृष्ण भूमि ट्रस्ट को वापस मिलनी चाहिए। ट्रस्ट के मुताबिक जिन जगह पर विवाद है वह पहले कंस का कारागार हुआ करता था, जहां पर श्री कृष्ण जन्म भी हुआ था। उसी स्थान के बाद मंदिर बनाया गया जिसमें सदियों तक पूजा होती रही। मुगलों का राज आने और औरंगजेब के आदेश से श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर वहां जबरन मस्जिद बना दी गई थी। ये सब ताकत के जरिए किया गया था जिसमें हिंदुओं को कोई सहमति नहीं थी। इसीलिए इस जमीन को वापस हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण के बाद सियासी गलियारों में सवाल ये बना हुआ है कि बीजेपी की बात कर रहे बड़े नेताओं ने जिन जिन बातों का जिक्र किया था, क्या वह 2024 चुनाव का ट्रेलर है? अविश्वास प्रस्ताव पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषण ने 2024 का चुनावी एजेंडा लगभग सेट कर दिया है। जानकारों के अनुसार दोनों नेताओं के स्पीच में ही बीजेपी की रणनीति छुपी हुई है। आगामी दिनों में इन्हीं रणनीतियों के सहारे बीजेपी लोकसभा चुनाव की वैतरणी से उतरेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दावा किया कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दावा करते हुए कहा कि पार्टी 400 सीटें आगामी चुनाव में जीतेगी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी के दाव में सियासी हलकों से हलचल मचा दिया है। राजनीति गलियारों में यह सवाल बना हुआ है कि क्या बीजेपी ने भाषण के जरिए ही 2024 की चुनावी बिसात बिछा दी है? क्या बीजेपी ने अपनी राजनीति का सिर्फ ट्रेलर दिखाया है? 9 अगस्त को भारत छोड़ो की बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं से एक नारे लगवाए। यही स्लोगन संसद में अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सांसदों से लगवाए। स्लोगन में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की रणनीति को भारत छोड़ने की बात कही गई है। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की उपज बताया था। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बना सकती है। जानकार इसे बीजेपी का FCA फॉर्मूला भी कह रहे हैं। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर एक साथ इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, RJD, DMK, TMC, NCP और आप को घेरना चाहती है। बीजेपी परिवारवाद को जाति कनेक्शन से भी जोड़ने की तैयारी में है। पार्टी की उन नेताओं पर सीधा अटैक कर सकती है जो जाति की राजनीति कर अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। इसका संकेत अमित शाह के भाषण में भी मिला।
शाह ने कहा कि परिवारवाद आधारित राजनीति करने वाली पार्टी अभी भी जाति का सहारा ले रही है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।